Good morning, students. This is our first lecture for CA Final Financial Reporting. Now we are going to cover many chapters. Many chapters. This is the this is for new course. ये तुम्हारे न्यू कोर्स के लिए बैच है और काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. काफ़ी सारे टॉपिक्स में पुराने कोर्स में और तुम्हारे कोर्स में जो चेंजेस आया है वो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है. एक ये CSR एक्टिविटी गाइडेंस नोट ऑन CSR एक्टिविटी है, ये निकल गया है. दिस चैप्टर इज नॉट देयर, ये उन्होंने निकाल दिया है गाइडेंस नोट. और एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से एक टॉपिक था, वो निकाल दिया. वो तो मैंने पहले भी इंडेक्स में इंक्लूड नहीं कर रखा है. वैसे छोटे मोटे मिला के 35 वो CSR निकाल दिया तो 34 टॉपिक्स यू आर गोइंग टू डू एंड ऑल इंडियाज ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. CA इंटर में कैसे होता था? CA इंटर में पहले तुम्हारे पास टॉपिक्स होते थे और टॉपिक्स के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता था. बट यहाँ पे यू हैव एवरीथिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मतलब टॉपिक्स के नाम पे कुछ नहीं है, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है. तो दिस इज प्योर रिपोर्टिंग. अकाउंटिंग तुम लोग CA इंटर में सीख चुके हो. नाउ initially I will start with roadmap to India's. This is an introduction to India's और फिर टॉपिक्स चालू हो जाते हैं. तो सब लोग एक नया पेज ले लो. ऑल ऑफ यू टेक अ न्यू पेज. सब लोग एक नया पेज ले लो और हेडिंग दे दो रोड मैप टू इंडिया's. रोड मैप टू इंडिया's. हाँ, रोड मैप टू इंडिया's. And on the top you will write paper 1 financial reporting. Paper 1 Paper 1 financial reporting. Now regarding roadmap to India's, मैं बताता हूँ. सबसे पहले अपने पास इंडिया's जो शुरू हुआ ना, इंडिया's जो अपन ने शुरू किया, हम लोग के पास तो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे. वाई वी वांटेड इंडिया's की अपने को क्या ज़रूरत पड़ी? अपने पास रेगुलर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो हम लोग CA इंटर में पढ़ के आए ना. CA इंटर में हम लोग पढ़ के आए हैं. रूल्स 2006 वो सब था अपने पास. फिर भी अपने को इंडिया's की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया's की ज़रूरत का रीज़न है वाई वी नीडेड इंडिया's अपने को क्यों ज़रूरत में आ गया? कोई बता सकता है कि वाई इंडिया's इज़ रिक्वायर्ड? मैं तो 2005 से मैंने सुनना शुरू किया था IFRS आएगा, IFRS आएगा, IFRS आएगा. एंड फाइनली 2017 में जाके ICAI ने इंट्रोड्यूस किया. क्या है ना, मैं बताता हूँ. इंडिया's का मतलब होता है कन्वर्स्ड IFRS. ये जो इंडिया's है ना, इंडिया's इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं कन्वर्स्ड IFRS. कन्वर्स्ड IFRS ये 95% हमने कॉपी कर लिया. हमने IFRS 95% कॉपी कर लिया और उसमें जो जो चेंजेस करने हैं वो हमने चेंजेस कर दिए. क्योंकि सारे रूल्स इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस को सूट नहीं करते थे. तो 95% ये IFRS है और इसमें 5% प्लस माइनस अपन ने कर दिया. और ये कन्वर्स्ड IFRS हो, इनका अपन ने नाम रख दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. दीज आर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ AS. जो हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया था ना, ये इसको कॉम्प्लेक्स वर्जन है. दिस इज कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ AS. नाउ क्या है ना, फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स
मैं बोलता हूँ ना, मैं 2011 नहीं 2005 से सुन रहा था मैं तो कि IFRS आने वाला, IFRS आने वाला है। लेकिन है ना, इंडियन कंपनीज वेर सम डिपार्टमेंट्स वेर नॉट रेडी टू अडॉप्ट दिस IFRS। उनकी तैयारी नहीं थी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर पाएंगे। सो 2011 में तो ऐसा लगा था कि इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा, but some departments did not agree. As I said, they were not ready to adopt these complex accounting standards, and finally IFRS were applied for the first time in 2015. It was announced by Arun Jaitley in finance budget. Finance Minister Arun Jaitley, announced this in finance budget. Now what is the need? Indian companies, अरे इंडियन कंपनीज को क्यों जरूरत है? वो तो अपना पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे थे। बट सुनो, इंडियन कंपनीज आर दे डूइंग देयर लिस्टिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इंडियन कंपनीज का फॉरेन एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो बोलते हैं हमको तुम्हारी है ना स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है, वी डोंट अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So if foreign investors they invest in our companies, then reporting should be done what they understand, the way they understand. अगर वो हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते तो उनको समझ में तो आना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके पैसे का क्या हो रहा है। तो उनको ये समझ में नहीं आता था, तो हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको जैसे समझ में आता है वैसे बनाना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट, उनको IFRS समझ में आता है तो हम लोग ने IFRS फॉलो करना शुरू कर दिया। बट उसमें IFRS में मैंने बोला ना 5% प्लस और माइनस है, तो हम लोग उसको इंडियस के नाम से बोलते हैं। इन शॉर्ट, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स हम लोग ने इंडियस फॉलो करना इसलिए शुरू किया है, जस्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है ना। नाउ कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर, वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस, it is prepared by accounting standard board and it is applied by ministry of corporate affairs, MCA उसको अप्लाई करता है। मैं तुमको बताऊंगा, ये जो इंडियस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे अप्लाई होता है। इंडियस डज नॉट अप्लाई ऑन नॉन कॉर्पोरेट्स, ये नॉन कॉर्पोरेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, एक लाइन छोड़ के लिखो, leave a line and write application of accounting standards in India. Application of accounting standards in India. Yes, application of accounting standards in India. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स। पहले बाजू लिख दो, एज पर रूल्स 2006, एज पर मत लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, AS रूल्स। इंडिया में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एक तो है रूल्स 2006 और दूसरा है इंडियस। इंडियस रूल्स, इंडियस रूल्स 2015, इंडियस रूल्स 2015। सो इंडिया में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये जो रूल्स 2006 है, यही तुम लोग ने CA इंटर में पढ़ा था। CA इंटर में तुमने रूल्स 2006 ये पढ़ा था। अच्छा, रूल्स 2006 अप्लाई होता है कॉर्पोरेट्स पे और नॉन कॉर्पोरेट्स पे, दोनों पे। CA इंटर वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये अप्लाई होता है कॉर्पोरेट्स पे और नॉन कॉर्पोरेट्स। नॉन कॉर्पोरेट्स का मतलब है पार्टनरशिप फर्म,
ट्रस्ट, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट्स पे जो अप्लाई होता है इसके लिए रूल्स फ्रेम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. रूल्स फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज MCA. और नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए रूल्स फ्रेम करता है ICAI. रूल्स फ्रेम्ड बाय ICAI. अब मैं बात करूं अगर इंडियस की, तो इंडियस इज नथिंग बट, आई सेड इट इज कन्वर्स्ड IFRS. इंडियस इज नथिंग बट कन्वर्स्ड IFRS. अरे IFRS क्या है? यूरोपियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. IFRS is nothing but this is European accounting standards. So India's rules 2015 is converged IFRS, and IFRS is nothing but European accounting standards. Yes, European accounting standards. This is complex version of AS. Complex version. Complex version of accounting standards. लेकिन ये एप्लीकेबल किस पे है? ये नॉन कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल है ही नहीं. So India's rules 2015, that is nothing but converged IFRS. Converged IFRS. उसके बाद में मैंने क्या लिखा है? These are nothing but European standard. By learning Indias, एक बार तुमने इंडिया सीख लिया ना तो समझ जाना, इंडिया सीख लिया तो तुमको IFRS आ गया. कहीं पे भी अगर IFRS की रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, तो तुम ये नहीं बोलना कि तुमको नहीं आता है. अरे ये इंडिया से इज नथिंग बट IFRS ओनली. थोड़ा 5% प्लस माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है. इट इज एप्लीकेबल ऑन, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ ऑन कॉर्पोरेट. एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट ओनली. एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट ओनली. लिखते जाओ जो जो मैं लिख रहा हूं. एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट ओनली. लेकिन कॉर्पोरेट्स पे कैसे अप्लाई होगा? एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स ओनली. इसके 4 डिवीजन होंगे. हाँ, 4 डिवीजन ये होगा. इंडियस इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज. It is applicable on companies. India's is applicable on non-banking financial corporations, NBFCs. It is applicable on banking companies. Yes, it is applicable on banking companies, and it is also applicable on insurance companies. So when I say corporates, that means it is applicable on companies, NBFCs, banking companies and insurance companies. इन सब पे India's applicable. India's is applicable on all this. ठीक है. अब एक एक पे देखेंगे. सी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे इंडियस एप्लीकेबल नहीं है. इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सब इंडियस अप्लाई नहीं करेंगे. अरे इंडिया शुरू कर रहे हो तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तो चाहिए अपने को क्लैरिटी चाहिए. इंडियस किस पे एप्लीकेबल है? कल को क्लाइंट के ऑफिस में जाके बैठते हो और तुमको ये तो पता होना चाहिए ये क्लाइंट के लिए क्या एप्लीकेबल है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या इंडियस एप्लीकेबल है, यही नहीं मालूम पड़ेगा तो ऑडिट क्या करोगे. नीचे लिखो नोट, राइट डाउन नोट.
Non-corporate entities. Non-corporate. Non-corporate entities shall not apply. Non-corporate entities shall not apply Ind AS. Shall not apply Ind AS. That is individual, partnership firm, individual, partnership firm, trust, cooperative society, will not apply Ind AS. अब मैं एक एक करके बताता हूं. मैंने क्या बताया? Ind AS इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज. तो एक एक करके चारों का डिस्कशन करेंगे. कंपनीज का, एनबीएफसी का, बैंकिंग कंपनीज का एंड इंश्योरेंस कंपनीज का. लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो. नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ Ind AS ऑन कंपनीज. Application of Ind AS on companies. Application of Ind AS on companies. कंपनीज पे जो Ind AS एप्लीकेबल है ना, वो अलग अलग फेज में एप्लीकेबल हुआ था. मैं तुमको बताता हूँ. सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को एक वॉलेंट्री एडॉप्शन था. हमने कंपनी को एक चॉइस दिया कि तुमको अगर Ind AS अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई Ind AS. तो 1 अप्रैल 2015 को जो कंपनी को वॉलेंटरली अगर तुम चाहते हो तुमको Ind AS में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यू कैन कन्वर्ट टू Ind AS. लेकिन क्या होता है ना, जब किसी को वॉलेंट्री कोई चीज़ बोली जाती है ना, तभी वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती. जैसे मैं तुम लोगों को बोलूँ एक काम करना, कल सब लोग होमवर्क करके आना, टाइम मिले तो होमवर्क करके आना. तो एक भी स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलेगा, कोई भी काम नहीं करके आएगा. सेम हैपेंड हियर ऑल्सो. वॉलेंट्री एडॉप्शन बोला, तुमको चाहिए तो Ind AS में कन्वर्ट कर लो और तुमको चाहिए तो तुम्हारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करो. तो सब लोग ने क्या सोचा, कौन झमेला पाले, इतना कॉम्प्लेक्स वर्जन है, अपना स्टाफ भी अभी तक इक्विप्ड नहीं है, स्टाफ को भी नहीं आता Ind AS, कौन झमेला करेगा. वो लोग AS ही फॉलो करते हैं. तो भले ही वॉलेंट्री एडॉप्शन के लिए 1 अप्रैल 2015 सेलेक्ट किया था, 1 अप्रैल 2015 वॉज सेलेक्टेड, लेकिन क्या है ना, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, किसी ने भी Ind AS में अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट ही नहीं किया. फिर उसके बाद में सेकेंड फेज लेके आए अगले साल 1 अप्रैल 2016. और क्या होता है ना, जब सीधे सीधे काम नहीं होता ना, फिर सरकार का डंडा पड़ता है. वहां पे मैंडेटरी एडॉप्शन आ गया, कंपल्शन आ गया, और कंपल्शन में लिस्ट दे दी कौन सी कंपनीज है जिन पे Ind AS कंपल्सरी है, जिनको Ind AS फॉलो करना ही पड़ेगा, एक लिस्ट दे दी. और फिर 2017 में 1 अप्रैल 2017 में वो लिस्ट को थोड़ा बढ़ा दिया. सो कंपनीज पे जो Ind AS एप्लीकेबल हुआ है ना, वो 3 फेजेस में हुआ है. 3 फेजेस में हुआ है. पहला फेज 1 अप्रैल 2015, दूसरा फेज 1 अप्रैल 2016 एंड थर्ड फेज दैट इज 1 अप्रैल 2017. ये 3 फेज में. पहले फेज में बोला वॉलेंट्री एडॉप्शन है, वॉलेंट्री एडॉप्शन वर्क नहीं किया, तो 1 अप्रैल 2016 को सेकेंड फेज में मैंडेटरी एडॉप्शन विद अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज, कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है.
और 1 अप्रैल 2017 में वो लिस्ट में थोड़े कंपनीज को और इंक्लूड कर दिया। तो ये 3 फेज में एप्लीकेबिलिटी आई है। चलो लिख लेंगे, जो मैंने समझा दिया प्रॉपरली लिख लेंगे। इंडियस शुरू करने के पहले ये तो अपने को मालूम होना ही चाहिए, डायरेक्टली इंडियस नहीं कर सकते, किस पे एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल हुआ, थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी मालूम होना जरूरी है। लिखो फेज 1, राइट ऑन फेज 1। फेज 1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। ब्रैकेट में लिखोगे अर्ली अडॉप्शन। फर्स्ट अप्रैल 2015 का मतलब है ईयर हो गया 2015-16, ईयर हो गया 2015-16। लेकिन साथ में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी देने थे। अरे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर के इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज के अमाउंट्स होते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के भी होते हैं कंपेयर करने के लिए। तो साथ में कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देना था 2014-15 का। यही तो झमेला था। बोला करंट ईयर में तो अप्लाई कर लेंगे, पिछले साल को भी बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट कंपेयर एएस का फिगर्स विद इंडियस का फिगर्स। तो 2015-16 में अगर तुमको इंडियस फॉलो करना था तो उसका कंपेरेटिव्स 2014-15 होता है, कंपेरेटिव फिगर्स पिछले साल का होता है, उसको भी इंडियस के हिसाब से कन्वर्ट करना था। तो ये झमेले की वजह से ही लोगों ने क्या है ना, अडॉप्ट ही नहीं किया। तो साथ में कंपेरेटिव देने थे। अरे एप्लीकेबिलिटी का ईयर था, एप्लीकेबल ईयर जो था ना, दैट वाज 2015-16, लेकिन साथ में अपने को पिछले साल का कंपेरेटिव्स भी देना था। लिखो एज पर, राइट डाउन, एज पर द रूल्स, एज पर द रूल्स voluntary adoption of India's as per the rules voluntary adoption of India's voluntary adoption of India's made with effect from 1st April 2015, made with effect from 1st April 2015 with comparative statements with comparative statements ending on 31st March 2015, that is 2014-15। तो 15-16 में एप्लीकेबल ईयर है 15-16, लेकिन उसके कंपैरेटिव्स देने पड़ेंगे और उसका कंपैरेटिव्स है 14-15 का। तो 2015-16 वाला ईयर तो इंडियस का बनेगा ही, लेकिन उसके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पिछले साल के होते हैं, उसको भी इंडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी साथ में कंपैरेटिव्स आते ही है। तो ये फेज 1 था, अर्ली अडॉप्शन, किसी ने फॉलो ही नहीं किया। बोलो कौन झमेले में पड़े। फिर मैंने बोला ना, सरकार का डंडा पड़ता है सीधा सीधा, क्योंकि वॉलेंट्री से काम नहीं होता तो अब मैंडेटरी करेंगे, कंपल्शन करेंगे। और फेज 2 में कंपल्शन आ गया, मैंडेटरी। जो कंपनी इसको लिस्ट में रखा है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फेज 2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, इसको बोलेंगे हम लोग मैंडेटरी एडॉप्शन। कंपल्शन है, मैंडेटरी एडॉप्शन, और साथ में कंपैरेटिव्स भी देना पड़ेगा विथ कंपैरेटिव्स।
with comparatives. अगर 1 अप्रैल 16 बोला हुआ है मतलब 2016-17 एप्लीकेबल ईयर है, और कंपेरेटिव्स बनेगा 2015-16 का, ये भी इंडियस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब इसमें क्या किया ना, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना इंडिया में और आउटसाइड इंडिया, ऑल लिस्टेड कंपनीज जिनकी लिस्टिंग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हो रखी है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है इंडिया में एनएससी बीएससी, और बाहर भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं मैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जो भी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, जिनका नेटवर्थ का मतलब हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए इंडियस मैंडेटरी हो गया, कंपल्शन। वो लोग पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकते। और साथ में कोई अगर कंपनी लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड है, लेकिन उसका नेटवर्थ उसका भी अगर नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, अरे लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है वो तो लिया ही, अनलिस्टेड कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर इनका भी नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है तो इन पे भी इंडिया से एप्लीकेबल है। और इतना ही नहीं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, इनकी कोई भी अगर होल्डिंग कंपनी है, इनकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी है जिन पे इंडिया से एप्लीकेबल हो रहा है ना, लिस्टेड और अनलिस्टेड, इनकी कोई भी होल्डिंग कंपनी, इनकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी, इनका कोई भी जॉइंट वेंचर, इनका कोई भी एसोसिएट्स हो, तो उन पे भी इंडिया से एप्लीकेबल है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जो कोई भी दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है, उसके पास कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल करने वाला होल्डिंग, और कंट्रोल जो होता है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी। तो होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो, जॉइंट वेंचर का मतलब है दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाते हो, जॉइंटली उसको कंट्रोल करते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। और एसोसिएट्स का मतलब है कोई कंपनी में अगर हमारा 20% से लेके 50% तक शेयर होल्डिंग है, 50% के ऊपर हो जाएगा तो हम लोग होल्डिंग बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है 20 से लेके 50% तक शेयर होल्डिंग है हमारी, तो वो हमारा एसोसिएट माना जाए। सो मैंने क्या बोला, किस किस पे कंपल्शन आ गया कि इंडिया ही एप्लीकेबल होगा? वो सारी कंपनीज ऑल कंपनीज जिनका लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा था, वो सारी अनलिस्टेड कंपनीज भी जो कि लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनीज भी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, और इनकी ये जो मैंने लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बात किया, इनकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इनका जॉइंट वेंचर, इनका एसोसिएट्स, उन पे भी अप्लाई होगा इंडिया, उन पे भी इंडिया ही अप्लाई होगा। तो ये एक मैंडेटरी फेज आ गया। लिखो, राइट डाउन किस किस पे एप्लीकेबल है। पहला लिखोगे लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हैविंग नेटवर्थ having net worth having net worth exceeding rupees 500 crores. Number two लिखोगे अनलिस्टेड कंपनीज, having net worth
हैविंग नेटवर्थ एक्सीडिंग हाँ, हैविंग नेटवर्थ एक्सीडिंग ₹500 crore। और इतना ही नहीं, होल्डिंग कंपनी, ये जो कंपनीज है इनकी होल्डिंग कंपनी हो या इनकी कोई सब्सिडियरी कंपनी, इनका कोई जॉइंट वेंचर, एंड एसोसिएट्स। जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, और ये होल्डिंग कंपनी का है ना, होल्डिंग कंपनी का मतलब एक कंपनी है जिसने दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे। ये होल्डिंग कंपनी का नेटवर्थ है 600 crore। अगर नेटवर्थ 600 crore है तो तुम लोग सब लोग बोलोगे सर अगर नेटवर्थ 500 crore के ऊपर है तो इन पे इंडियस एप्लीकेबल है, बराबर। तो नेटवर्थ 600 crore है तो इस पे इंडियस एप्लीकेबल है, बराबर। तो इसके इसके अगर सब्सिडरी कंपनीज, अच्छा, ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। होल्डिंग कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। एक तो खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, और एक बनाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी होती है ना, वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। वन इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों पे इंडियस ही एप्लीकेबल होगा। अगर इसका नेटवर्थ 600 crore है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी इंडियस, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी इंडियस। अच्छा, इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसके, ये होल्डिंग कंपनी जिसका है ना, जो कंपनी का इसने शेयर्स खरीद रखा है, तो वो सब्सिडियरी कंपनी जो है इसकी, वो सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ है, सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ, लेट्स टेक, इसका नेटवर्थ है 200 crore। 200 crore ही है। बोलो, सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ 200 crore ही है। मेरे को बताओ इस पे इंडिया से एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? ये सब्सिडियरी कंपनी पे इंडिया से एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? यस एवरीवन, होगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है उन पे इंडिया से एप्लीकेबल है। और एक बार इंडिया से एप्लीकेबल हो गया तो इनकी कोई होल्डिंग कंपनी हो या इनकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो, इनका कोई जॉइंट वेंचर हो, इनका कोई एसोसिएट्स हो, उन पे भी इंडिया से एप्लीकेबल होगा। वैसे सब्सिडरी कंपनी सीएफएस नहीं बनाती है, वो खाली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाती है, लेकिन उसके लिए एप्लीकेबल जो स्टैंडर्ड्स होगा वो इंडियस होगा, भले उसका नेटवर्थ 200 crore है। ठीक है ना। चलो, ये हो गया फेज 2 कंप्लीट। सी व्हेन क्या होता है ना, जब कंसोलिडेशन करते हैं ना, कंसोलिडेशन करते तो वी हैव टू अप्लाई इंडियस। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग इंडियस इज एप्लीकेबल इवन दो नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनीज बिलो 500 crore, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन होगा तो वो इंडियस के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर वो भी अपना इंडियस ही फॉलो करे, क्यों कंपल्शन आ गया कि वो इंडियस ही फॉलो करे, क्योंकि जब कंसोलिडेशन होगा तो एएस और इंडियस दोनों का कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है। पूरी अकाउंटिंग उसकी भी इंडियस अकॉर्डिंग ही चाहिए। नीचे नोट लिख लो एक, राइट अ नोट बिलो दिस, नोट लिख लो। ये नोट इसी के लिए लिख रहे हैं अपन लोग। लिखो, व्हेन कंसोलिडेशन इज डन, when consolidation is done
they have to apply. When consolidation is done, they have to apply. They have to apply Ind AS. So right from beginning, Ind AS is applicable. So right from beginning, Ind AS is applicable, even though net worth of subsidiary company is below 500 crores. Even though नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज बिलो 500 crores, क्योंकि कंसोलिडेशन जब होगा ना तो इंडियस के अकॉर्डिंग होगा. और फिर उसके बाद में फेज 3 में कुछ और कंपनीज को इन्होंने इंक्लूड कर लिया. फेज 3 में कुछ लिस्ट में और कंपनीज आ गई. लिखो, नोट हो गया कॉपी सबका? लिखो, राइट ऑन फेज 3 1 अप्रैल 2017 से. हाँ, फेज 3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017. ये भी मैंडेटरी एप्लीकेशन है. मैंडेटरी एप्लीकेशन विथ कंपैरेटिव्स. 2017 का मतलब हो गया 2017-18 ईयर, बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 17 एंडिंग ऑन 18, and with comparatives. With comparatives of 2016-17. साथ में पिछले साल का कंपैरेटिव्स भी इंडियस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, एएस के अकॉर्डिंग्स नहीं चलेगा. अब इसमें क्या किया उन्होंने, क्या इंक्लूड कर लिया? पहले मैंने क्या बोला था फेज 2 में, ऑल लिस्टेड कंपनीज अबाउ 500 crores. लेकिन अब बोला हुआ ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ अप टू 500 crores को भी ले लिया. मतलब अबाउ 500 crores तो फेज 2 में ले लिया था, अप टू 500 crores को इधर ले लिया. इसका मतलब अब सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज पे इंडिया ही एप्लीकेबल है. अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग होती ही नहीं है. सारे लिस्टेड कंपनीज पे इंडिया इज एप्लीकेबल. फेज 2 में अबाउ 500 crores लिया था और फेज 3 में अप टू 500 crores वाली सारी कंपनी को लपेट लिया. और इंडियस और अनलिस्टेड कंपनीज भी पहले क्या बोला था, अबाउ 500 crores, लेकिन अब बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ अबाउ 250 crores. अरे 250 crores मतलब अब खाली 250. पहले क्या बोला था, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ. फेज 2 में बोला था लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, उन पे इंडिया से एप्लीकेबल है. फेज 3 में बोलते हैं ऑल लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ अप टू 500 crores है, मतलब वो सिर्फ लिस्टेड होनी चाहिए. अगर लिस्टेड है तो उस पर इंडिया से एप्लीकेबल है. और अनलिस्टेड कंपनीज फेज 2 में बोला था अबव 500 crores, अब बोलते हैं 250 crores से 500 crores वाली कंपनी को भी ले लो. मतलब सिर्फ
अनलिस्टेड कंपनीज बिलो 250 करोड़ है तो उस पे एएस एप्लीकेबल हो। 250 करोड़ ऑनवर्ड्स 250 करोड़ ऑनवर्ड्स सारे अनलिस्टेड कंपनीज पे भी इंडियस इज एप्लीकेबल। बच्चों समझा क्या? यस एवरीवन। अपने पास अब ये लिस्ट में वही है कि सारे लिस्टेड कंपनीज को कवर कर लिया। लिखो all listed companies in India or outside India in India or outside India having net worth having net worth up to rupees 500 crores, up to rupees 500 crores. Other than those covered in phase 2. हाँ, फेज 2 में तो 500 करोड़ ऊपर वाली कवर की थी, अब अप टू 500 करोड़ वाली कंपनीज भी कवर कर ली। मतलब अब सारे लिस्टेड कंपनीज पे इंडिया सी है। अगर तुम लोग कोई ऑफिस में बैठे हो, किसी क्लाइंट के ऑफिस में बैठे हो और तुमने देखा ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसकी अकाउंटिंग इंडिया से ही होगी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड, अनलिस्टेड कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ yes having net worth about 250 crores having net worth about 250 crores up to 500 crores up to 500 crores about 250 crores up to 500 crores क्योंकि 500 crores के ऊपर वाली तो फेज 2 में हमने कवर कर ली। और इतना ही नहीं, इनकी होल्डिंग कंपनी, इनकी सब्सिडियरी कंपनी, इनका जॉइंट वेंचर, या इनका कोई एसोसिएट, इनका कोई एसोसिएट्स, उन पे भी इंडिया एप्लीकेबल होगा। एसोसिएट्स ऑफ अबव कंपनीज, इसका मतलब है ऑल अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ है, अप टू 250 करोड़, अबाउट 250 करोड़ नहीं, अप टू 250 करोड़ है, वो अभी भी पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 अप्लाई करेंगे। सारे अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ है, 250 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी, 250 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी तो गई, इंडिया अप्लाई करेगी, लेकिन अप टू 250 करोड़ है तो उनको एएस अप्लाई होगा। इफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर, इफ एनी कंपनी इज लिस्टेड ऑन एसएमई स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई का मतलब होता है दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। गूगल पे सर्च मार के देखो, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो कंपनीज बीएसई एनएसई पे लिस्ट नहीं हो पाते क्योंकि लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाते, तो बीएसई एनएसई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्ट नहीं हो पाते, तो वो एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए इंडियस नहीं है। मैंने बोला ना, ऑल लिस्टेड कंपनीज, व्हेन आई से लिस्टेड का मतलब है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और इंडिया में रिकॉग्नाइज बीएसई एनएसई है। छोटे मोटे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं एसएमई स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरा,
कोई भी कंपनी ने एक बार अगर इंडिया से अप्लाई कर लिया फिर रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. इफ एनी कंपनी हैज वंस अप्लाइड इंडियस देन इट कैनॉट अगेन गो बैक, इट कैनॉट विड्रॉ अंडर एनी कंडीशन. वो विड्रॉ करके फिर से एएस अप्लाई नहीं कर सकता. तो याद रखना, अगर इंडिया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही बनेगी. तो ये कुछ और पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किए. नीचे लिखो नोट, नोट्स, क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स है. नोट नंबर 1, ये इसके लिए अनलिस्टेड कंपनीज के लिए. ये अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज all unlisted companies whose net worth is up to 250 crores. Whose net worth is up to 250 crores. Up to 250 crores, about 250 crores नहीं. Shall apply accounting standard rules. टू 2006 वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 अप्लाई करेगा. और मैं जब लिस्टेड कंपनीज बोलता हूं तो मैं लिस्टेड ऑन एसएमई स्टॉक एक्सचेंज नहीं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं. सो इफ एनी कंपनी इंडिया लिस्टेड कंपनीज पे लगेगा, लेकिन लिस्टेड किधर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए. इफ एनी कंपनी इज लिस्टेड on SME stock exchange, if any company is listed on SME stock exchange, then such companies shall not apply Ind AS. क्योंकि लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में. नंबर थ्री, if any company has once applied Ind AS, if any company has once applied Ind AS, then it cannot be withdrawn. Then it cannot be withdrawn. Then it cannot be withdrawn under any condition. Then it cannot be withdrawn under any condition. Next, number 4. अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंडिया से एप्लीकेबल है तो सीएफएस भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही बनेगा. If Ind AS is applicable,
If India's is applicable on separate financial statements. If India's is applicable on separate financial statements, then consolidated financial statements then consolidated financial statements shall also be prepared as per India's. Shall also be prepared as per India's. चलो डन. तो कंपनीज का काम हो गया. 1 मिनट. सबसे पहले कंपनीज पे वॉलंटरी अडॉप्शन आया 1 अप्रैल 2015 को, जो किसी ने फॉलो नहीं किया. तो मैंडेटरी अडॉप्शन आ गया 1 अप्रैल 16 को, जिसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जो जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर था उनको कवर किया गया, और उनकी होल्डिंग, उनकी सब्सिडरी, उनका जॉइंट वेंचर, उनका एसोसिएट्स, वो भी इंडियाज फॉलो करेगा. फिर आ गया 1 अप्रैल 2017, थर्ड एंड द लास्ट फेज, जिसमें बोला ऑल लिस्टेड कंपनीज. अभी अबाउ 500 करोड़ की जरूरत ही नहीं है. ऑल लिस्टेड कंपनीज, लेकिन लिस्टेड किधर? एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे. सारी लिस्टेड कंपनीज को इंडियस के बाउंड्री में लेके आ गए, इंडियस के दायरे में लेके आ गए. और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी बोला 250 करोड़ से 250 करोड़ ऑनवर्ड्स, जो भी कंपनीज का नेटवर्थ 250 करोड़ एक्सीड हो रहा है, सब पे इंडियस. इसका मतलब है अगर अनलिस्टेड कंपनीज का नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ है तो इंडियस नहीं, तो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और इनकी होल्डिंग, इनकी सब्सिडरी, इनकी जॉइंट वेंचर, इनके एसोसिएट, सब पे इंडियस. और साथ में एक बात और बोली उन्होंने, एक बार इंडियस अप्लाई कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते हो. और तुम्हारे अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंडियस है तो सीएफएस इंडियस के अकॉर्डिंग ही बनेगा. ये सारे पॉइंट्स कंपनीज के, कंपनीज के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिया. अब मैं बात करता हूं एनबीएफसी की. नाउ आई स्पीक अबाउट एनबीएफसी. चलो लिखोगे नंबर टू. ये इंट्रोडक्शन के बिना ना इंडियस करने में मजा नहीं आता है. नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ इंडियस ऑन एनबीएफसी. लिखोगे सब लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडियस on NBFC, non-banking financial companies. हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अरे एनबीएफसी, दे वर्क लाइक बैंक, but they are not banks. They cannot open ATM. They cannot open savings account. They cannot open current account. वो क्या कर सकते हैं? वो एफडी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो लोन दे सकते हैं. हाँ, ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि लोन देने के मामले में इनकी फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है एज कंपेयर टू बैंक्स. अभी रिसेंटली मेरे पास एक दिन एक आईडीएफसी एनबीएफसी से एक उनका वो आया था एग्जीक्यूटिव, और वो मेरे को क्या ऑफर करके गया, सर आपके क्लास में जब एडमिशन होता है तो पेरेंट्स आपसे इंस्टॉलमेंट्स मांगते होंगे, और आप बोलते हो 3 इंस्टॉलमेंट, वो बोलते होंगे 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट्स, वो आपसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स मांगते होंगे.
आई सेड यस, मांगते हैं। तो एक काम करो, जब वो इंस्टॉलमेंट्स मांगते हैं ना, तो वो इंस्टॉलमेंट्स वो आप वो जो पेरेंट है उसको डायरेक्टली हम लोगों को पास ऑन कर दो, हम लोग उससे डील कर लेंगे। मैंने बोला डील करोगे मतलब क्या करोगे? बोलो कुछ नहीं, हम लोग उनको लोन दे देंगे। लोन ऐसा देंगे कि आपको इमीडिएटली फुल फीस आ जाएगी, आपके लिए कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं, और वो इंस्टॉलमेंट्स हमको पे करेंगे। मीन्स व्हेन दे कम फॉर एडमिशन दे डिमांड इंस्टॉलमेंट्स। मैं वो आईडीएफसी बैंक वाले को बुला लूँ, आईडीएफसी बैंक वाला मेरे को फुल पेमेंट कर देगा, मेरे को फुल पेमेंट कर देगा। और जो इंस्टॉलमेंट्स पेरेंट्स मेरे से लेने वाले थे, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देगा उनको, आईडीएफसी बैंक को। हैव यू गॉट इट? विथ वेरी लेस फॉर्मेलिटीज। मैंने बोला क्या क्या चाहिए? आधार चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और बोले एक बार आधार कार्ड मिला, और उनको इनकम स्टेटमेंट का प्रूफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए। दीज आर द ओनली 2 स्टेटमेंट्स दे वांट। ये देते, बोले तुरंत प्रोसेसिंग कर देंगे ऑन द स्पॉट। कोई एडमिशन लेने आया, इंस्टॉलमेंट मांग रहा है, ऑन द स्पॉट अप्रूवल करा के आपको फुल पेमेंट करा देंगे। और इंस्टॉलमेंट्स जो आप लेने वाले थे, हम उनसे कलेक्ट कर लेंगे। ऑफकोर्स दे विल कलेक्ट विद सम इंटरेस्ट एलिमेंट। तो इतना इजीली ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब छोटे मोटे चीजों के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। बोले सर आप तो 3 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, 4 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, हम तो 12 इंस्टॉलमेंट्स भी कर देंगे, 12 इंस्टॉलमेंट्स भी कर देंगे। अगर आपकी फीस, जो भी फीस है उसका 12 पार्ट्स हो जाए तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बट उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट होता है। सो दे वर्क लाइक बैंक, बट दे आर नॉट बैंक्स। एटीएम हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, ओपन नहीं कर सकते। एफडी एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं, और बहुत इजीली लोन देते हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं होती ज्यादा। चलो जरा एनबीएफसी का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, और फिर ये जो एनबीएफसीज है, इन पे इंडियस कैसे एप्लीकेबल हुआ था वो बता देता हूँ। सी, इन पे इंडियस सिर्फ 2 फेज में एप्लीकेबल हुआ था। फर्स्ट फेज 2018 का है, और सेकेंड फेज 2019 का। कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम कंपनी सीख चुके हैं, वही लाइन्स में। लिखो, राइट डाउन एनबीएफसीज वर्क लाइक बैंक, NBFCs work like banks, but they are not, but they are not bank. They cannot open. They cannot open ATM, saving account, current account, but can accept FD, can accept FD and give loan. Can accept FD and give loan with less formalities. Give loan with less formalities as compared to banks. As compared to banks. हाँ, इसमें सबसे पहले इंडिया से अप्लाई हुआ। Phase 1 of application is 1st April 2018. Phase 1 with effect from 1st April 2018.
फेज 1 1 अप्रैल 2018। 2018 का मतलब हो गया 2018-19 वाला ईयर, और साथ में कंपेरेटिव्स देना पड़ेगा 17-18 का, वो भी इंडियस के अकॉर्डिंग विथ कंपेरेटिव्स। हाँ, विथ कंपेरेटिव्स। और फेज 1 में बोला ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ अबव 500 करोड़ और उनकी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, सारी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एनबीएफसीज, all listed and unlisted NBFCs having net worth above 500 crores. Having net worth above 500 crores and holding subsidiary joint venture, holding company, subsidiary company, joint venture and associates of above companies. ये हो गया फेज 1। और फेज 2 में अभी तुम लोग लिस्टेड को जानते ही हो, जैसे कंपनीज में किया था। कंपनीज में क्या किया था, फेज 2 में सारे लिस्टेड कंपनीज को ले लिया, वैसे ही फेज 2 में सारे लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड एनबीएफसी पे अप्लाई हो गया इंडियस, और अनलिस्टेड में 250 करोड़ वाला हिसाब, मतलब वो कंपनी जैसे कंपनी पे अप्लाई किया था ना, वैसे ही। देखो फेज 2 एक लाइन छोड़ के लिख दो, जंबल हो जाएगा नहीं। अगले साल आ गया फेज 2। हाँ, फेज 2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब है ईयर हो गया 1920 और कंपैरेटिव्स देने पड़ेंगे इंडियस के अकॉर्डिंग उसके पहले साल के, विथ कंपैरेटिव्स 2018-19। अब इसमें सारी लिस्टेड कंपनीज को ले लिया, ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज, all listed NBFCs if net worth is less than or up to 500 करोड़। अरे 500 करोड़ के ऊपर की एनबीएफसी इसको तो फेज 1 में कवर कर चुके हैं, और 500 करोड़ तक की एनबीएफसी को फेज 2 में कवर कर लिया। मतलब आज के बाद सारे लिस्टेड एनबीएफसी नेटवर्क देखने की जरूरत ही नहीं है, उन पे इंडियस ही एप्लीकेबल है। और अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनका नेटवर्क 250 करोड़ के ऊपर है, unlisted NBFCs having net worth more than 250 crores having net worth more than 250 crores up to 500 crores, क्योंकि 500 करोड़ के ऊपर वाली को तो पहले ही कवर कर चुके हैं, 500 करोड़ के ऊपर वाली को तो पहले ही कर चुके हैं, और इनकी होल्डिंग कॉमा सब्सिडियरी
comma joint venture and associates of above company. An associate of above company. इन पे भी इंडिया इज एप्लीकेबल. इसका मतलब है जो भी अनलिस्टेड एनबीएफसी है जिनका नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ है, उस पर रूल्स 2006 अप्लाई होगा. अच्छा, इसमें वॉलंटरी अडॉप्शन नहीं था. तुम देखो, दो मैंने फेज दिया है, फेज 1 एंड फेज 2. इसमें कोई वॉलंटरी अडॉप्शन नहीं था. आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, आरबीआई के रोड मैप के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी, कोई वॉलंटरी अडॉप्शन नहीं दिया था. तो लिखो यहाँ पे नीचे नोट्स में लिख दो, क्योंकि बैंक्स है ना, बैंक्स पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी. तो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी हुई. देखो नोट्स, नोट्स में लिखोगे नंबर वन unlisted NBFCs, unlisted NBFCs having net worth up to 250 crores. Having net worth up to 250 crores shall apply. Having net worth up to 250 crores shall apply AS rules 2006 एंड अमेंडमेंट रूल्स 2006. ये एएस में कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं 2016 में. अमेंडमेंट रूल्स 2016, ये सब एएस के ही है, एएस का ही अमेंडमेंट है, और इसमें कोई वॉलंटरी अडॉप्शन नहीं था. वॉलंटरी अडॉप्शन इज नॉट अलाउड. voluntary adoption is not allowed. Voluntary adoption is not allowed. It can be said that application of India's can be made application of India's can be made only as per RBI guidelines. गाइडलाइंस बोल लो या आरबीआई का रोड मैप बोल लो. चलो, ये हो गया एनबीएफसी की स्टोरी खत्म. अब तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, मैं बता देता हूं. अपना थर्ड एनबीएफसी हो गया. उसके बाद में मैंने क्या बताया था? बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज. अरे बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज पे तो बहुत पहले ही अप्लाई हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भी एप्लीकेबल नहीं हुआ. उनकी तैयारी ही नहीं है. मैं बताता हूँ, ऑल कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट द रूरल रीजनल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक है, आर को छोड़ के, रूरल रीजनल बैंक्स को छोड़ के और कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़ के, एक्चुअली दे वेर सपोज टू अप्लाई इंडियस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, लेकिन उनकी तैयारी ही नहीं है.
कुछ नहीं करना है उनको, तो सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है, बट फिर भी वो तैयार नहीं है, तो आरबीआई ने डिफर कर दिया है, एप्लीकेशन वॉज डिफर्ड। अप्लाई होना चाहिए था 1 अप्रैल 2018 को, फिर उनकी तैयारी नहीं तो 1 अप्रैल 2019 को कर दिया, और 1 अप्रैल 2019 के बाद में तो क्या बोला इट इज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। मतलब ये डेट के बाद एक डेट दी थी, उसके बाद तो डेट भी नहीं दी, बोलते पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। सेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, 1 अप्रैल 20 से अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, अभी तो एज पर न्यू नोटिफिकेशन इट इज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। सो फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज अभी भी इंडिया इज एप्लीकेबल नहीं है। सो राइट डाउन नंबर 3 application of India's on banking companies. Application of India's. Application of India's on banking companies. Application of India's on banking companies. All commercial banks all commercial banks except rural regional banks except rural regional banks and cooperative banks. And cooperative banks are bound to apply. Are bound to apply India's are bound to apply India's from 1 April 2018. 1 April 2018. However, RBI deferred application of India's However, RBI deferred application of India's by 1 year. पहले 2018 से अप्लाई होने वाला था, फिर एक साल आगे किया, 1 year 2019 विथ कंपेरेटिव्स। अरे कंपेरेटिव्स तो भूल जाओ, ये बैंकिंग कंपनी तैयार ही नहीं थी उसके लिए, विथ कंपेरेटिव्स। अभी एज पर न्यू नोटिफिकेशन हाँ, एज पर न्यू नोटिफिकेशन आरबीआई हैज पोस्टपोन्ड RBI has postponed application of India's
As per new notification, RBI has postponed application of new Indias. As per new notification, RBI has postponed application of Indias on banks till further notice. अब वो जब डेट बताएंगे तब होगा. इंश्योरेंस कंपनी का भी ऐसा ही, पहले अप्लाई होना चाहिए था 1 अप्रैल 20 को, और अब तो एज पर फर्दर नोटिस. एप्लीकेशन ऑफ इंडियस, पर आज अपने को यह मालूम पड़ गया कि इंडियस अप्लाई होता है कंपनीज पे, एनबीएफसीज पे, बैंक्स पे और इंश्योरेंस कंपनीज पे. पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज, ट्रस्ट, इन पे नहीं होता है. इंडियस, एप्लीकेशन ऑफ इंडियस ऑन इंश्योरेंस कंपनीज. On insurance companies. Application of India's on insurance companies. देखो, all insurance companies shall apply all insurance companies shall apply India's from from 1st April 2020. But as per new notification, but as per new notification of as per new notification of IR, as per new notification of IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India, application of India's application of India's has been postponed till further notice. Has been postponed till further notice. चलो, दोनों ने अपने पल्ला झाड़ दिया. अभी जगह जगह पे मैं नेटवर्थ बोल रहा था ना, अबाउ 500, अबाउ 250 करोड़, तो वो कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ भी बता देता हूँ, सो दैट ये रोड मैप अपना कंप्लीट हो जाए. तो लास्ट पार्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ. कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स. अरे नेटवर्थ का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस सारे प्रॉफिट्स, लेकिन वो प्रॉफिट्स में एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को नहीं लेने का, जो रिवैल्यू करते हैं नॉन रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, और जो अमाल कमीशन में रिजर्व्स बनते हैं वो नहीं लेने का, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो माइनस कर देने का. मतलब कैपिटल प्लस अर्न्ड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ एनी. एंड दिस इज एज पर सेक्शन 2 एंड क्लॉज 57 ऑफ कंपनीज एक्ट. ये जो वर्किंग है ना, दैट इज एज पर सेक्शन 2, सेक्शन 2 एंड क्लॉज 57 of Companies Act 2013.
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये वर्किंग कोई हम नहीं बना रहे हैं, ये अपने को कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 क्लॉज 57 में मेंशन्ड है। देखो पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल के साथ ऐड करेंगे, ऐड ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, all reserves created out of profits other than other than revaluation reserves, other than revaluation reserves and reserves created in amalgamation, and reserves created in amalgamation of companies। जब ये अमालगमेशन होता है तभी कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट होता है। ये नहीं लेना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स नहीं लेना है, और अमालगमेशन में जो क्रिएटेड रिजर्व्स है वो नहीं लेना है, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर है। तो वैसे तो अब तो डिफर्ड एक्सपेंडिचर तो नहीं लिखते, लेकिन आईएफआरएस में लिखते हैं अभी भी, और ये अपन ने वहीं से कॉपी किया हुआ, इसलिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिफर्ड एक्सपेंस लिख लो खाली, कोई डिफर्ड एक्सपेंस आने वाला नहीं है। बस इससे जो मिलेगा वो नेटवर्थ है, हम वो नेटवर्थ की बात कर रहे हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, कमाया हुआ प्रॉफिट, गवाया हुआ प्रॉफिट दैट इज लॉस, और जो मिल जाएगा दैट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ done. With this my introduction is over. Yes everyone, understood this? Yes. मैं एक बार मैं रिकैप कर देता हूं व्हाट वी हैव डन। अभी तक जो किया वो रिकैप कर देता हूं। इंडियस इज एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स में भी क्या बोला मैंने, कॉर्पोरेट्स में भी लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों पे आएगा। इंडियस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, societies and trust. It is applicable on companies, it is applicable on NBFCs, it is applicable on banking companies and insurance companies. कंपनीज पे ये एप्लीकेबल हुआ है 3 फेज में। 1 अप्रैल 15 में वॉलंटरी अडॉप्शन था, लोग तैयार नहीं थे, तो 1 अप्रैल 2016 को मैंडेटरी एप्लीकेशन आया, और जब मैंडेटरी एप्लीकेशन आया तो मैंडेटरी एप्लीकेशन में ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर था उन पे इंडिया से एप्लीकेबल हो गया। इनकी होल्डिंग कंपनी, इनकी सब्सिडरी कंपनी, इनका जॉइंट वेंचर, इनका एसोसिएट्स, सब पे अप्लाई हो गया इंडिया। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज, अरे अनलिस्टेड कंपनीज को फिर आगे और लिस्टेड कंपनीज को भी आगे और हम लोग ने फर्दर इंडिया के बाउंड्री में ले लिया। दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2017।
अरे पहला पहला था 15, फिर 16, फिर 17, थर्ड फेज में अब बोला ऑल लिस्टेड कंपनीज, 500 करोड़ का कुछ नहीं, ऑल लिस्टेड कंपनीज सब पे लगेगा इंडियाज। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए बोला जो अनलिस्टेड कंपनीज 250 करोड़ जिसका नेटवर्थ एक्सीड कर जाता है उस पे भी, मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ के नीचे है अभी भी उस पे एएस एप्लीकेबल। और इतना ही नहीं, सारे लिस्टेड कंपनीज पे इंडियाज, अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ एंड अबाव है उन पे इंडियाज, और इनकी होल्डिंग, इनकी सब्सिडरी, इनका जॉइंट वेंचर, इनका एसोसिएट्स सब पे इंडियाज एप्लीकेबल होगी। मतलब अभी भी अनलिस्टेड कंपनीज अप टू 250 करोड़ पे एएस एप्लीकेबल। अच्छा मैं लिस्टेड बात कर रहा हूं ना, तो ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, कोई एसएमई स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। इफ एनी कंपनी हैज वंस एडॉप्टेड आईएफआरएस तो वो विड्रॉल अलाउड नहीं है, वो विड्रॉल अलाउड नहीं है। और अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर इंडिया से एप्लीकेबल है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंडिया से एप्लीकेबल होगा ही। फिर मैं बात करूं एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी में फर्स्ट फेज में बोला लिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसीज अप टू जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है उस पे इंडियाज, इनकी जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, होल्डिंग, सब्सिडरी सब पे 500 करोड़ के ऊपर वालों पे। सेकेंड फेज में बोला, पहला फेज कभी आया 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, ये देखो फर्स्ट फेज वॉज ऑन 1 अप्रैल 2017, और सेकेंड फेज 17 में ही आया ना, हम लोग ने डेट्स तो रॉन्ग नहीं जा रहा ना, देख लो एनबीएफसीज 1 अप्रैल 2018, मैं बोल रहा हूं ना डेट्स रॉन्ग जा रही है, 1 अप्रैल 2018 और 19 ये दो फेज में आया। 1 अप्रैल 2019 में हमने क्या बोला, ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है उन पे इंडिया से एप्लीकेबल, इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट सब पे। फेज 2 में बोला 1 अप्रैल 2019 को आया फेज 2, उसमें बोलते अभी लिस्टेड में कुछ नहीं, सारे लिस्टेड कंपनीज पे इंडियस 500 करोड़ के नीचे हो या ज्यादा हो सब पे, और अनलिस्टेड में जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है उन पे लगेगा इंडियस। इसका मतलब है वो अनलिस्टेड एनबीएफसीज जिनका नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ है उन पे आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 इज एप्लीकेबल, बराबर। और साथ में इनको वॉलंटरी अडॉप्शन नहीं दिया था, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से इनका अडॉप्शन हुआ है दो फेज में। रिगार्डिंग बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज टिल फर्दर नोटिस India's applicability has been postponed. Till further notice, it has been postponed. ठीक है ना? So with this, I have covered the introduction part. Roadmap to India.